जितना आसार दोनों के लिए दिख रहा था उतना निकला नहीं है। क्या 3 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही होगा? मैं इसलिए नाच रहा था, आखिर ये आवाम समझ गई, जनता समझ गई, सबसे बड़ा फूल कमल का फूल। बीजेपी को 2014 में वोट पड़ा था, उससे ज्यादा बीजेपी को 2019 में वोट पड़ा था। नहीं पड़ा था। आज मुझे लग रहा है कि बीजेपी मुक्त भारत होने जा रहा है। चुनाव के अंदर एक बात तो साबित हो रही है कि वो मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा। 8-9 वर्षों में ऐसा मैजिक चला है, जो रोम रोम करते थे आज वो कमंडल लेकर राम राम खटते रहते हैं। तो आज अगर आपने मन बदला है तो बताइए ना, नेहरू जी गलत, इंदिरा जी गलत, राजीव जी गलत। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। जैसे क्रिकेट में कई बार आखिरी ओवर की अंतिम गेंद तक रोमांच देखने को मिलता है, यानी क्लाइमैक्स तक खेल देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह 2024 का सेमीफाइनल कहे जा रहे 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शन के नतीजों का रोमांच भी अब बड़ा बढ़ता जा रहा है। खुद कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कमल को मात और कमलनाथ को जनता का साथ मिल जाता है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद अब यह तस्वीर बड़ी धुंधली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कई सर्वे में गाजे बाजे के साथ बीजेपी की 18 साल बाद फिर सत्ता में हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो उधर राजस्थान में भी बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कड़ी टक्कर दिख रही है, लेकिन वहां कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, यानी भूपेश सबके सरदार है छत्तीसगढ़ के अंदर। और ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस के साथ में सत्ता छीनती दिख रही है। लेकिन एग्जिट पोल के बाद एक और बड़ी घटना हुई है। दुबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने न केवल जोरदार स्वागत किया, बल्कि अब की बार 400 पार के नारे तक लगा दिए। यानी कुल मिलाकर देश से लेकर विदेशी जमीन तक चुनावी माहौल है, चुनावी रोमांच जबरदस्त उफान पर है। तो आज जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 3 दिसंबर में किसकी खुलेगी पोल और कौन बजाएगा ढोल? आज की चर्चा इसी पर। मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ, राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, छत्तीसगढ़ का गढ़ किसके नाम? एग्जैक्ट रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल का परिणाम आ गया है और रुझान बता रहे हैं कि इस चुनावी खेल का रोमांच आखिरी ओवर तक कायम रहेगा, क्योंकि एक बड़े उलटफेर के साथ ज्यादातर सर्वे मध्य प्रदेश में शिवराज के कायम रहने का अनुमान जता रहे हैं। न्यूज 18 के टारगेट पोल के मुताबिक राजस्थान में भी कमल खिलता दिख रहा है और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है और तेलंगाना में कांग्रेस के साथ जनता का हाथ दिख रहा है। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हावी रहा है, इस वजह से कांग्रेस का नंबर जो है वो टाइट दिखाई दे रहा है? ये गंदे स्तर की राजनीति, मुझे नहीं लगता इसका असर पड़ेगा और इतना ईडी हो गया है कि उसका कुछ असर नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। जोशी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, आप में भयंकर गुटबाजी थी? जिस प्रकार का विश्वास, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उस दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में 135 प्लस 135 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली है। पटवारी साहब, क्या आपको लगता है कि ये कांटे की टक्कर वाकई महंगी पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को, या फिर सिंधिया का जाना महंगा पड़ रहा है? जो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे है उसमें कांग्रेस पार्टी को 135 सीट से ऊपर जा रही है, 155 तक भी जा सकती है। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन एक तरफ एग्जिट पोल के नतीजे थे तो दूसरी तरफ दुबई में प्रधानमंत्री के सामने भारतीय समुदाय के लोगों ने बीजेपी के लिए 2024 में नया टारगेट सेट कर दिया। लेकिन आज जनता के बीच 5 राज्यों के ट्रेलर पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
तो हमारे साथ आज कौन कौन जुड़ा है, आइए आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है किसकी खुलेगी पोल और कौन बजाएगा ढोल। तो आज के इस मेहमानों की लिस्ट में मैं अपने गेस्टों को बुलाऊंगा एक अलग अंदाज में। मेरे साथ पहले आ रहे हैं तहसीन पूनावाला का अभिनंदन है। तहसीन पूनावाला का अभिनंदन है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है स्टूडियो के अंदर। मेरे साथ आ रहे हैं राजकुमार भाटी को बुलाते हैं। राजकुमार भाटी, शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, संजय कुमार चुनावी विश्लेषक जाने माने, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। सौरभ दुबे, सूर्य मैथिल, संजय राणा, सैयद जवाद, संजीव कौशिक, मेहरुद्दीन रंगरेज, सबका अभिनंदन है। तो किसकी खुलेगी पोल, कौन बजाएगा ढोल? तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे तमाम मेहमानों का, हमारे चुनावी एक्सपर्ट्स का, हमारे नेताओं का। आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है न्यूज 18 के इस मेगा शो के अंदर। और आज की चर्चा की मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले कुछ आंकड़े देखना जरूरी हो जाता है। ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के लिए जीत इतनी आसान दिख रही थी, उतनी है नहीं। और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जितनी हावी दिख रही थी उतनी है नहीं। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का किला बीजेपी नहीं भेज पा रही और बीआरएस को चुनौती दे रही है कांग्रेस तेलंगाना के अंदर। तो ये कुछ बड़े आंकड़े हैं। और मध्य प्रदेश में चाहे महाकौशल हो चाहे चंबल हो, चंबल में 34 सीटें हैं बीजेपी के खाते में 19 जाती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को -12 यानी 12 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और महाकौशल जो कमलनाथ का इलाका है वहां बीजेपी स्वीप करती हुई दिख रही है। 47 सीटों में से 32 जीतती हुई दिख रही है। और कांग्रेस के खाते में 15 -13 हो रहा है और अन्य के खाते में 0 जा रही हैं। यानी जहां जहां मध्य प्रदेश में अन्य थे वो सारी सीटें लगभग बीजेपी के खाते में जा रही है और कांग्रेस से सीटें बीजेपी छीनती हुई दिख रही है। ऐसा कई एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला, राजकुमार भाटी, संजय कुमार और शहजाद पूनावाला, आपका एक बार फिर अभिनंदन है। और शुरुआत इस चर्चा की मैं करते हूं संजय कुमार से, क्योंकि चुनावी विश्लेषकों का ये दिन रहते हैं, ये 3 दिन। नेताओं के पास पहले जाना मुझे लगता है कि गलत होगा। संजय कुमार जी, खेल जितना आसार दोनों के लिए दिख रहा था उतना निकला नहीं है। तो क्या 3 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही होगा? तो आपको क्या लगता है चुनाव विश्लेषकों और पोलस्टर्स के लिए अच्छा दिन था? उनके लिए भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण दिन था। आप अलग अलग राज्यों के असेसमेंट को देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोलस्टर्स के असेसमेंट बहुत अलग हैं। तो किसके करीब होगा यह कह पाना तो अमीश बहुत ही मुश्किल है कि किसके करीब होगा। पोल्स ऑफ पोल्स करते हैं, क्या उसके करीब होगा? क्या कोई आउटलायर है जो किसी राज्य में एक पार्टी को बड़ी जीत दिखा रही है, क्या उसके करीब होगा? कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सारी पार्टियों के लिए, कम से कम 2 बड़ी पार्टी जो हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए, कुछ ना कुछ अच्छे संदेश अलग अलग राज्यों से जरूर आएंगे। कुछ अच्छे संदेश अलग अलग राज्यों से जरूर आएंगे। शहजाद पूनावाला, आप राजस्थान में खुद मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि खेल बन तो सकता है लेकिन बिगड़ भी सकता है। तो खेल बिगाड़ कौन रहा है आपका? देखिए, कोई घर का भेदी तो नहीं है जो लंका ढा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सुना था, परंतु जिस प्रकार से हमारी 3 राज्यों में जीत नजर आ रही है और कांग्रेस के विश्लेषक नाचने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जीत में कांग्रेस के विश्लेषक दीवाने होकर नाच रहे, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है। 2018 में जब ये 5 चुनाव हुए थे राज्य के, तो हमारी एक भी सरकार नहीं थी। फिर बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके यहाँ से निकल गए तो हमारी एक सरकार मध्य प्रदेश में बनी। अब जहां पर कांग्रेस पार्टी की 2 राज्य सरकारें थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों सरकारें उनकी जा रही है। और हमारी इन दोनों जगह पर सरकार, एक छत्तीसगढ़ में तो किसी ने चांस नहीं दिया, वहां पर भी सरकार पास में हम आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में बन रही है और राजस्थान में बन रही है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि जो 10 पोल है, 10 पोल में से अगर आप पोल ऑफ पोल्स निकाले तो राजस्थान में सारे पोल्स के मीन एवरेज को लेते हैं तो हम लोग 107 से 110 की सीट पे है, परंतु उससे ज्यादा ही हम जाएंगे। और जो 2 पोल्स ने हमें नहीं दिखाया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि इनकी सरकार बन रही है, इनको भी उन्होंने वहां पर 90 to 100 के बीच में रखा है। जबकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो
ज्यादातर जो पोल्स है उन्होंने हमें 115 दिया है और कुछ दो पोल्स ने 150 तक दिया है। अब देखिए आते हैं कि इसका निचोड़ क्या है। निचोड़ ये है कि लेकिन डीके शिव कुमार का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा, उन्होंने क्या कहा है? नहीं, डीके शिव कुमार ने कहा है कि मुझे अगर कांग्रेस हाईकमान बोले तो मैं 5 राज्यों में सरकार बनवा दूंगा। नहीं, वो खुद की अपनी सरकार बनवा ले, जहां पर उनकी मंशा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहां पर तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री बना तो बनवा ली उन्होंने, आपको हराया कर्नाटक के अंदर। नहीं, बिल्कुल हराया। और उसके लास्ट टाइम रिजल्ट डे पे बीजेपी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था, मतलब आप प्रवक्ताओं का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था कर्नाटक के नतीजों के बाद। कि राजनीति में हार जीत होती रहती है। कर्नाटका में हम निश्चित हारे, हिमाचल प्रदेश में भी हम हारे, परंतु हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में यहां पर हम जीते भी हैं। डीके शिव कुमार को हल्के में नहीं ले सकते आप। बिल्कुल, मैं हल्के में कभी लेता ही नहीं हूं। और ये तो बात सिद्धरमैया जी को भी ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा, मुझसे भी ज्यादा अच्छा पता होगा कि हल्के में डीके शिव कुमार को नहीं ले सकते। अब पता नहीं कि राजस्थान में इन्होंने कितने लोगों को वादा करके रखा है, छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को वादा करके रखा है। जवाब नहीं दिया भाई, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। कहीं घर का बेदी तो लंका नहीं ढा रहा राजस्थान के अंदर, वो सवाल का जवाब आप गोल कर गए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि संकेत बिल्कुल साफ है। यहां पर जो भेद हो रहा है, जहां पर लंका ढा रही है, वो इन्हीं के यहां पर है जी। हमारे यहां पर तो तीनों ही जगहों पर कमल प्रचंड तरीके से खिला, छत्तीसगढ़ में भी प्रचंड तरीके से खिलेगा। तहसीन जी, आप अभी जब एंट्री कर रहे थे तो गाजे बाजे के साथ डांस वांस हो रहा था, तो मुझे एक बताइए, ये खुशी के आंसू हैं या गम के आंसू हैं? आपको मेरे चेहरे पे आंसू कहां दिख रहे हैं मेरे मतलब भाई? सवाल है बता दीजिए मुझे। मेरे मुस्कुराहट ही है। और नृत्य जो है हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, ये लोग को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वो पर्सनल कमेंट्स करते हैं। लेकिन मैं इसलिए नाच रहा था, इसलिए मैं खुश हो रहा था क्योंकि आखिर ये आवाम समझ गई, जनता समझ गई, सबसे बड़ा भूल कमल का फूल। इसलिए 5 राज्यों में से 4 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनने वाली। हाँ, मैं इनको, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में काम किया, मैं एक्चुअली इनको बधाई देना चाहता हूं, अच्छा काम किया और राजस्थान में इनको एज है। लेकिन मैं कह रहा हूं और मैं दोबारा से चीज रिपीट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को, अमित जी मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री 3 दिसंबर के बाद बनेंगे। तेलंगाना में एक सुनामी है, रेवंत रेड्डी बनेंगे। छत्तीसगढ़ में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ रही है और मिजोरम में भी जो सरकार आ रही है, आपके अलायंस वाली कांग्रेस के साथ ही अलायंस का होगा, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करने को मना कर दिया। तो 4 राज्यों में कांग्रेस आ रही है और डांस करना तो मेरा बनता है जी। ओके, चलिए, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आपने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है या बनाया है, यह सवाल जरूर आएगा, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रियंका गांधी जी के एडवाइजर, उन्होंने बोला कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत होती है तो इसकी बधाई शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अखिलेश यादव को भी जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने कर्म करा है वो हम सबके सामने है। नहीं, हम तो मध्य प्रदेश में अपना बनाने के लिए गए थे, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं। पर आपका 1-2 बन रहे हैं शायद। बिगाड़ने का हम काम करते भी नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव रचनात्मक राजनीति करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा था, और अब एग्जिट पोल कुछ उलट बता रहा। अगर ऐसा है, अगर ये एग्जिट पोल सही उतरा 3 तारीख को, तो इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल कमलनाथ होंगे। ये क्या 3 दिसंबर के बाद निर्धारित होगा, क्योंकि सपा तो पीडीए बना चुकी है और हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो कमलनाथ होंगे। आगे, पीडीए हमारा गठबंधन नहीं है, पीडीए हमारा नारा है, हमारा फॉर्मूला है जी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, चुनावों में पीडीए बड़ा फैक्टर इनमें भी है और आने वाले चुनाव में भी होगा, 24 में भी। मैं एक बात बताऊं, अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मजबूत नजर आ रहे हैं तो केवल इसलिए कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया। राजस्थान में आपने कहा कि घर का बेदी लंका ढाए, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस को हरवा देंगे। माननीय मोदी जी राजस्थान गए तो वहां पे सचिन पायलट के लिए भी बोला कि राजेश पायलट के लिए भी बोला। भेदी तो इनका ही हो सकता है, आप भेदी उन्हीं का क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं भेदी तो इनका भी हो सकता है। मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। जी। वो उम्मीद लगाए बैठी है कांग्रेस, बीजेपी के सचिन पायलट बिगाड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट के साथ भी ये किया था और गुर्जर समाज का नाम भी लिया। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 72 गुर्जरों को गोलियों से भून दिया गया था, उनकी हत्या की गई थी। इसे गुर्जर समाज कांग्रेस ने गुर्जरों को तो साइडलाइन करा राजस्थान में, जिसका उस पूरी बेल्ट में लेकिन बीजेपी ने तो जान से मारा। जी। राजनीति में नुकसान हो रहा है पूरी बेल्ट के अंदर, बीजेपी ने तो हत्याएं की। ओके। और कमलनाथ जिम्मेदार है, तहसीनपुर वाला कमलनाथ जिम्मेदार होंगे अगर जो हार हो रही है, जैसे राजकुमार भाटी ने बोला। ये उनका विशेष अधिकार है बोलना और ये उनका विश्लेषण करने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको इस चैनल पे चुनौती देके जा रहा हूं। अमित जी, आज से नहीं, मैं पहले से आपके पास आ रहा हूं। नहीं, आप बोल रहे लगा 3 दिसंबर के बाद कमलनाथ जी ने आपको इंटरव्यू भी दिया,
कॉन्फिडेंट है। मैं बता रहा हूं आपको 3 दिसंबर के बाद जो सरकार बनेगी उसके मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। ओके। उस इंटरव्यू में मुझे याद आ रहा है कमलनाथ जी ने कहा था कि अखिलेश को वोट देना मतलब वेस्ट करना है अपना वोट, तो वो भी शायद भूल चुके होंगे, छोड़ दीजिए। जो ये राजस्थान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं इनसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं। पिछली बार 1.25 लाख वोटों के मार्जिन से आपकी सरकार बनी थी, तब करणी सेना ने ये नारा लगाया था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी जी आपसे बैर। इस बारी खैर है वसुंधरा जी की नहीं है? बिल्कुल, वसुंधरा जी की तो साथ खड़ी है पार्टी। तो क्या, एक मिनट भाई, काय बीच में बोल रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, सुन लो ना। लेकिन इस बार ना तो करणी सेना विरोध कर रही है, और सचिन पायलट के माध्यम से जो आपने गुजर भाइयों को बहला फुसला लिया था, अब गुजर भाई भी विरोध में है, और कर्नल बैसला के बेटे विजय बैसला को चुनाव लड़ाकर जो भारतीय जनता पार्टी ने एज लिया है, उसको आप कैसा देख रहे हैं? ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्नल बैसला के जो बेटे, कर्नल बैसला को लड़ाया था तभी नहीं सरकार बनी थी बीजेपी की। जी। पिछली बार आप कह रहे हैं कि कर्नल बैसला के बेटे की पॉलिटिकल हैसियत नहीं है राजस्थान में? वो नहीं है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। फिर लेकिन हम ये कह रहे हैं लड़े थे ना, जब कर्नल साहब लास्ट टाइम लड़े थे ना, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। ये बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, सेल्फ गोल इसको कहते हैं। गोल ढूंढना, अपना फुटबॉल लेना, उसके अंदर मारना, ये सेल्फ गोल हो गया। सेल्फ गोल आप लोगों ने किया है सचिन पायलट को जिस प्रकार अपमानित आपने किया था, लगातार वो सेल्फ गोल आपने किया 1.25 लाख वोटरों के द्वारा। 22 लाख नया मतदाता, जवाब बनता है। इस बार नया वोटर निकला है, वो भी नरेंद्र मोदी जी से। अब एक चीज कह रहा हूं, ये इन्होंने एक बात शुरू की थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसको मैं रिपीट करता हूं। सचिन पायलट से रोज मेरी बात होती है, अब भी शो में आने से पहले उनकी बात हुई। सचिन पायलट को नहीं लगता उनका अपमान हुआ, ये भाजपा वालों को लगता है सचिन का अपमान हो गया। सचिन का अपमान। ओके, शहजाद कुछ कह रहे हैं, देन सही जवाब में आपके पास आ रहा हूं, फिर संजय कुमार आपके पास आता हूं। कांग्रेस में हो सकता है कि किसी को निकम्मा, नकारा और गद्दार कहना ये अपमान ना माना जाए। सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोला, गिव हिम 30 सेकंड। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी शब्दावली। दूसरी बात मैं से पूछना चाहता हूं, चुनाव के एक दिन पहले जो आखिरी ऐड छपा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें किसकी तस्वीर थे? अशोक गहलोत की तस्वीर थी, खड़गे जी की तस्वीर गायब, दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब, राहुल गांधी की तस्वीर थी, ना सचिन पायलट ना कोई और नेता। यही दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सोच है कि गुजरों का अपमान, दलितों का अपमान वो तो छोड़ दीजिए, पर महिलाओं का और युवाओं का जिस प्रकार से अपमान किया। देखिए, राजस्थान में रहे नहीं है, वहां पर बेरोजगारी चरम पर थी, और उसके बाद 18 पेपर लीक हुए, और सारे पेपर लीक के माफिया कांग्रेस के साथ जुड़े थे। इसलिए ये बदलाव का वोट नहीं, ये बदले का वोट था, और निश्चित रूप से राजस्थान में जो नतीजे आएंगे वो इनको चौंकाने वाले होंगे, और कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनने नहीं वाली। राजस्थान, मेवाड़, शेखावटी, हड़ौती, जैसलमेर, बीकानेर, ढूंढार और जयपुर, ये संभागों में लगभग बटा हुआ है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं संजय जी, क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट खुद नाराज नहीं हो सकते, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा वोट बैंक था तो उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता था, और मुख्यमंत्री नहीं तो पीसीसी अध्यक्ष तो देखना ही चाहता था, लेकिन सचिन पायलट के साथ जो कांग्रेस ने करा या फिर कांग्रेस के राजस्थान शासन ने करा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? अमीश, देखिए, जितने एग्जिट पोल के आंकलन है उसमें लगभग ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बढ़त है। अगर बीजेपी को बढ़त है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गुजर समुदाय के जो वोटर हैं, पिछली बार 2018 के चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट किया, क्योंकि एक उम्मीद थी। सचिन पायलट पार्टी के चेहरे थे, उन्होंने जमकर पार्टी का प्रचार किया। उस समय एक उम्मीद थी कि सचिन पायलट, उनके समुदाय का एक व्यक्ति, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार लगभग ये तय है, अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो वो अशोक गहलोत की जीत मानी जाएगी, और किसी भी सूरत में अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। तो संदेश एक, मुझे लगता है उनके कोर सपोर्टर जो हैं, गुजर समुदाय के लोग, कहीं ना कहीं एक संदेश उनके बीच में गया कि अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो सचिन पायलट के सीएम बनने की संभावना नहीं है। तो उनमें उदासीनता आई होगी, और मुझे लगता है कि उनका वोट जितना बढ़ चढ़ कर उन्होंने 2018 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, वो कहीं ना कहीं खिसक कर बीजेपी की तरफ गया होगा इन चुनावों में। जी, एक सवाल मैं आता हूं, मैं सैयद जवाद आपके पास आता हूं, आपका क्या सवाल है, और क्या आपको लगता है इस चुनाव के अंदर कांग्रेस के लिए ज्यादा स्ट्रेस की बात है, क्योंकि 2 राज्यों में लगभग उनकी सरकार है और मध्य प्रदेश पे वो एज पे नजर आ रहे थे, लेकिन अब पीछे नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, एक बात तो आपके सवाल के अंदर ही सवाल निकल आया कि बहुत वक्त से एक बात कही जाती थी कि मोदी मैजिक। अगर आपकी बात सही साबित हुई तो मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है,
अगर यही मोदी मैजिक अगर होता तो छत्तीसगढ़ में ये नतीजे को हम जो देख रहे हैं वो नहीं होते। मध्य प्रदेश में भी इतना बड़ा क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रहा है जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, और अभी राजस्थान के अंदर भी स्थिति वो मतलब आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 18 साल के शासन के बाद भी बीजेपी अगर सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है तो आपको वो क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रहा? मतलब कमाल की बात कर रहे हैं आप, विश्लेषण आपका कमाल है। मोदी मैजिक जो है ना वो खत्म हो गया। आपकी इस बात से तो साबित हो गया कि मोदी मैजिक खत्म हो गया। और दूसरी बात बता दूं, 35 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे खेमे के थे और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता होगा कैलाश मेघवाल साहब, जिन्होंने मेघवाल कई तो बैठ गए, 18 बैठ गए थे उसमें से। उसमें सुनिए, अभी भी बागी विधायक इनमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में करीब, और लगभग यही कांग्रेस में थे। 20 से 22 अधिक विधायक जो हैं उनके खिलाफ लड़े। तो जिस मोदी मैजिक की बात करी जा रही थी इस चुनाव के अंदर, एक बात तो साबित हो रही है कि वो मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा। और 2024 मैं जवाब लेता हूं। मैं शहजाद आप इसका जवाब दीजिए, फिर संजय जी मैं इस पर आता हूं। मोदी फैक्टर कितना इन राज्यों में हावी रहा है? शहजाद पूनावाला, सैयद जवाद का कहना है कि मोदी मैजिक नहीं है। आपका भी कुछ ऐड है? आप सवाल पूछ लीजिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं शहजाद भाई से। ये चुनाव से पहले 2020 में ये नारा लगाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। आज मुझे लग रहा है कि बीजेपी मुक्त भारत होने जा रहा है। तो ये नारा इन्होंने क्यों नहीं लिया? दूसरा, सीएम के फेस तो कांग्रेस के पास सारे हैं, आपके पास कौन सी स्टेट में सीएम का चेहरा था? ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल है। जवाब देखिए, जहां तक सीएम फेस की बात है तो कमलनाथ, जहां पर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी इनकी, वहां पर कमलनाथ को घोषित कर दिया, परंतु जहां सरकारें थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर अशोक गहलोत या भूपेश बाघेल को नहीं बनाया। तो मुझे लगता है इसी से पता चल जाता है कि अपनी सरकार की गारंटी लेने को तैयार नहीं थे ये लोग। गारंटी पूरे देश में चिल्लाते, अपनी गारंटी लेने की स्थिति में नहीं है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब। अच्छा, और जहां तक मोदी मैजिक की बात है, अमीश जी बाकी सब तो छोड़ दीजिए, 8-9 वर्षों में ऐसा मैजिक चला है जो रोम रोम करते थे, आज वो कमंडल लेकर राम राम करते रहते हैं और हर मंदिर के चक्कर काटते हैं। अरे सैयद जवाद साहब, अरे जवाद साहब काहे आप काहे उलझ रहे इतना भाई? अरे जवाद साहब, अरे भाई इतना क्यों परेशान है भाई? अरे राम मंदिर बन रहा है, इतना परेशान क्यों है जवाद? अरे भाई अमीश जी, अरे अमीश जी मैं मौका दे रहा हूं। नहीं, परेशानी क्यों? ये एक्सपर्ट है, इनका भी दिन है आज। एक सवाल पूछिए। ये परेशान क्यों है? ये सैयद जवाद क्यों परेशान है? मोदी मैजिक है कि नहीं आपकी राय में? अमीश भाई, टीवी चैनलों को जब खोल रहे हैं तो जितने आंकड़े उस पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जितने भी एग्जिट पोल करने वाले हैं मुझे बाबाओं के जैसे दिख रहे हैं। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई तालमेल। किसके जैसे दिख रहे हैं? बाबाओं के जैसे। बाबाओं के जैसे आम आदमी पार्टी से इनको तो कुछ दिया ही नहीं है ना, इसके बाबा ही नजर आएंगे। ये आम आदमी पार्टी के चुनाव में इनको मुझे लगा बाबा, योगी बाबा को भी योगी बाबा कहते हैं, मुझे लगा बाबा जैसे दिख रहे हैं, योगी जी जैसे दिख रहे हैं। राज्यों के चुनाव में बड़े डंके की चोट पे मोदी जी को आगे करके चुनाव लड़ा गया है। यदि 5 राज्यों में करारी शिकस्त होती है भारतीय जनता पार्टी की, क्या ये मानेंगे कि मोदी मैजिक? ठीक है, आपका सवाल बड़ा है कि मोदी मैजिक है कि नहीं है। संजय कुमार जी से बेहतर कौन होगा? भाई शहजाद पूनावाला तो उनकी पार्टी के तो जवाब देंगे, तहसीन उनके विरोधी हैं, राजकुमार भाटी उनके विरोधी हैं। संजय कुमार, क्या आपको लगता है मोदी अगर चुनाव में जाते हैं तो प्लस करते हैं या मोदी का फैक्टर का इंपैक्ट नहीं होता? योर क्लियर आंसर ऑन दिस। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपनी छवि बरकरार है, उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। बीजेपी जितना भी प्रदर्शन करती है, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बीजेपी 3 राज्यों में हार जाए, लेकिन इसके बावजूद जो वोट बीजेपी को मिलेगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। केंद्र सरकार से सेटिस्फैक्शन हाई है, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी हाई है, और यह अज्यूम करना होगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन नहीं कर रहे होते या एग्रेसिवली वो पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे होते तो शायद बीजेपी का प्रदर्शन और खराब होता। तो यह कहना कि मोदी मैजिक, अगर बीजेपी हार भी जाए तो कम से कम मुझे नहीं लगता है कि मोदी मैजिक बिल्कुल गायब हो गई। ठीक, लेकिन एक एडेड वैल्यू ऐड होती है। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी की एबिलिटी अपने पार्टी के लिए वोट जो खींचने के लिए विधानसभा में कम और लोकसभा में ज्यादा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या आपको लगता है शहजाद, मेरा सवाल ये है, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी पे होल्ली एंड सोल्ली डिपेंडेंट है भारतीय जनता पार्टी? मोदी जी आएंगे, नहीं पार लगाएंगे। और ऐसा कर्नाटक के अंदर आपके सीएम ने किस तरह का प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद आपको उम्मीद थी कि मोदी गए हैं, अमित शाह गए हैं, नड्डा जी गए हैं, और खासतौर पर मोदी फैक्टर है तो जीत मिल ही जाएगी। क्या आपको लगता है कि आपको लोकल लीडरशिप पे काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो राजस्थान हो? मध्य प्रदेश में तो है आपके पास।
देखिए, मुझे लगता है कि अगर राजस्थान में ये आकलन किया जा रहा है कि हम लोगों ने ज़्यादा वहाँ पे डिपेंड किया और मध्य प्रदेश में नहीं किया, तो मुझे बताइए फिर मध्य प्रदेश में तो सीधे सीधे आपका कहना ये है कि हम लोगों ने मोदी मैजिक चलाया। देखिए, इस प्रकार का विश्लेषण जो है वो चयनात्मक रूप से नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जी हमारे पास एक बहुत ही बड़े एसेट है। निश्चित रूप से उनकी सरकार जो केंद्र में चल रही है उसके चलते आज अर्थव्यवस्था 7.5% की रेट से बढ़ रही है। आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना हो या नल से जल योजना हो, ये सारी चीजें मोदी जी की उपलब्धि है, तो निश्चित रूप से हम उसको गिनाएंगे। आपके पास लायबिलिटी है कि राहुल गांधी का आप चेहरा आगे नहीं करना चाहते हैं, या कई जगहों पर जहां पर राहुल गांधी गए वहां पर आपको फायदा नहीं होता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने राहुल गांधी लायबिलिटी है, मोदी एसेट है आपके अकॉर्डिंग। देखिए, मैं तो केवल कहता हूं कि इनका आकलन कीजिए। जहां पर भी राहुल गांधी का हस्तक्षेप रहा वहां पर देखिए, संजीव जी, आप तो आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं, कांग्रेस के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? अरे आपको मौका मिला। उनका कह रहा है कि कब तक आप मोदी जी के पीछे छुपे रहेंगे? इसका जवाब ऐसा है कि जिस पार्टी का पूरा अस्तित्व एक परिवार पर निर्भर है, वो कह रहा है कि एक नेता जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो देश के लिए सतत काम कर रहे हैं, उनके कामों को हम ना ले जाए जनता के पास, तो मुझे लगता है ये बड़ी अन्याय की बात है। तहसीनपुरा वाला, अगर मोदी वोट दिला रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास भी राणा जी आ रहा हूं। अगर मोदी वोट दिलवा रहे हैं और बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है, वो उनके नेता हैं, जैसे कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव है, बीएसपी के पास बहन मायावती है, आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सलीके के नेता हैं, बीजेपी के पास मोदी अमित शाह है, तो क्यों नहीं उनको इस्तेमाल करेगी? इसके अंदर हर्ज क्या है? मोदी के पीछे छुप जाते हैं, मोदी को आगे कर देते हैं। अभी जी, कोई भी अगर एनालिसिस हो वो बड़ी गंभीरता से होनी चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर है, और भाजपा के लिए वे एसेट है। और सिर्फ केंद्र के चुनाव में नहीं, राज्य के चुनाव में भी वो एक एडिशनल वोट लाते। बहुत सारे ऐसे फेंस सिटर्स हैं जो भाजपा के लिए इसलिए वोट करते क्योंकि वहां पे माननीय प्रधानमंत्री है, तो उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब माननीय प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जी तक जो भी बातचीत करते हैं देश से, युवा से, प्रचार के अंदर, वे बात सिर्फ धर्म और जाति पर करते हैं। वे अपना परफॉर्मेंसेस पे बात नहीं करते। अमित जी, मैंने आपके एक शो पे एक चीज कहा था, मैं उसको रिपीट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी वो बिग बॉस की जो ओरी है ना, ओरी की तरह है, अपना कुछ नहीं बताएगी। हम की तरह है? ओरी, वो ओरी एक कैरेक्टर है, उसको भारतीय जनता पार्टी वैसी, वो ओरी ना, वो ये नहीं बताएगी। वो ओरी को पूछना आप क्या करते हैं, हम ये करते, वो नहीं, आपने ये नहीं किया, हम वीडियो एडिटिंग करते, हम वो करते। अरे भैया, आपने क्या किया वो बताओ। अब आप सुनिए मेरी बात, थोड़ी सी बात समाप्त होनी चाहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हो? पब्लिक पूछ रही है ओरी कौन है? प्रोबेबली देश भी पूछ रहा है, भारतीय जनता जानते पार्टी भैया आप लोग क्या है, देश भी पूछते हैं, हम ही नहीं जानते। वो ही सवाल है, करते क्या? अब आप देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो था राजस्थान के अंदर, कॉपी पेस्ट करते उसको तेलंगाना में और वो मध्य प्रदेश में कर दिया। मध्य प्रदेश में सारी हमारी बहनाएं ने पूछी कि हमने ऐसा क्या किया कि आप हमको 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे, उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें को नहीं दे रहे। ये इनका वही है एक तर्क, यहां पे एक चीज कहना, वहां पर एक चीज कहना। आपने 9 साल में आपका शासन था, माननीय प्रधानमंत्री एक अच्छे नेता है, आपने क्या डिलीवर किया उस पर बोले। वहां जाकर राजस्थान में सचिन पायलट का अपमान हो गया, वहां जाकर आपने ऐसा किया, ये चीज क्या कर रहे हो? कोई और करे तो उसको रेवड़ी कहते, खुद करे तो हम करे तो गुनहगार, ये करे तो चमत्कार, ये तो नहीं चलेगा। अगर किसी को डाउट होए कि कौन है ये औरी, तो मैं आपको बता दूं सिंपल और सरल शब्दों में, मैं सिंपल सरल शब्दों में बता दूं कि जो राहुल गांधी राजनीति में है वही औरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, तो आप समझ रहे हो। अमित जी व्यक्तिगत होते हैं। अमित जी, ये तरीका गलत है। अरे ठीक है, आप बोलिए अपनी 10 सेकंड अपनी बात। इनकी राज्यों में 5 राज्यों में 2 राज्य सरकारें इनकी थी, 1 राज्य सरकार हमारी थी। मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य जिसको बनाकर छोड़ा था, हमने इसको विकसित राज्य बनाया। हमने वहां के सारे काम गिनवाए। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी आज सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली, नक्सल मुक्त किया, सिमी मुक्त किया, डाकू मुक्त किया। इन्होंने राजस्थान को महिला उत्पीड़न में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया। इनको कहा कि राजस्थान के काम गिनवाओ, तो ये आगे ओबीसी कास्ट सेंसस पर। सुन लीजिए, अब ओबीसी कास्ट सेंसस पर आए तो हमने नहीं, अखिलेश जी की पार्टी ने कहा इनसे बड़ा चालू धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है, इन्होंने रुकवाया था। अब बात कर रहे हैं ओबीसी सेंसस की, तो बताइए कौन है? ये थे विभाजनकारी लोग, लेकर आए थे, सोच लेकर आए थे। हमने तो कहा कि हम अपने काम के साथ, तुम अपना काम गिनवा दो। ठीक है, आप तहसीन बोल लीजिए 10 सेकंड, और उसके बाद मैं आपकी बता रहा हूं। आप काफी देर से नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, बोलिए तहसीन। इनको सिर्फ एक ही लाइन है, क्योंकि मन की बात लंबी और खोखली होती है, काम की बात सटीक होती है। ये चले थे 24 जी चले थे, 26 जीवन है, दुबे जीवन कर रह गए। अब मैं उनका उत्तर देता हूं। इनको कास्ट सेंसस की बात की,
आप आज इस मंच पे बता दीजिए आप कास्ट सेंसस के खिलाफ है। चलो हमने पहले नहीं किया, आज तो कह रहे आप कह दो इसके खिलाफ है। यहां पर आकर शो पे कहेंगे आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप इसके खिलाफ हो या नहीं? बीजेपी बिहार में इसका क्रेडिट, यहां पर आकर उल्टा कहते हैं हम करें तो चमत्कार, ये करें तो गुनहगार, यही इनका मंत्र है। जी 1931 तक इस देश में कास्ट सेंसस होता था। सुनिए, 1951 में रोका किसने, वो गलत थे कि नहीं, पहले ये बता दो। बता दीजिए 1951 में गलत थे रोकने वाले, वो तो बता दो। आज अगर आपने मन बदला है इस पर तो बताइए ना, नेहरू जी गलत, इंदिरा जी गलत, राजीव जी गलत, बताइए पहले कि राजीव, नेहरू और इंदिरा गलत थे। बताइए आप क्या इंदिरा जी, अरे मोदी जी ने क्या क्या वो बताओ ना देश को। अब वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। रक्षा क्यों नहीं कर पाए? आज वो रक्षा कर रहे हैं तो भी नहीं ऐतराज है। भैया वो तो माल बचाएंगे अपना, चाणक्य की नजर है माल पे कि चोर आए और चोर से हम ना डरे। अरे चोर आ रहे हैं ना चोरी करने, तो हम तो सुरक्षा करेंगे। ये चोर है। अब मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर समय में अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी विपक्ष का नेता, पीडीए की बात कर रहा है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक की। ये बताइए समाजवादी पार्टी में कब पिछड़ों को अध्यक्ष बनाएंगे? पिछड़ा मतलब मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं। कब अल्पसंख्यक को आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? ये पहला प्रश्न आपसे है। दूसरा हमारा तहसीन भाई से प्रश्न है। देखिए आप बात करते हैं कि ओबीसी का राहुल गांधी हर जगह हल्ला मचा रहे हैं। 1953 में कमेटी बनी थी, 55 में रिपोर्ट काका केलकर की आ गई थी, नेहरू जी ने उसको लागू नहीं किया। 1990 में 80 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, भाई इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने लागू नहीं किया। ये बताइए ये दोहरा चरित्र क्यों है? मेरे दोस्तों दोनों प्रश्नों को दोनों मित्र हमारे आंसर दे। जी आप राजकुमार भाटी पहले आप जवाब दीजिए संजय जी की बात। मेरा पहला जवाब तो यह है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे माफ कर देते हैं। ये बात नहीं मैं ये बात सही है जो आपने अभी तो बना दीजिए किसी अल्पसंख्यक को चीफ मिनिस्टर, किसी अल्पसंख्यक को कम से कम अध्यक्ष बना दीजिए। जवाब तो सुनो, मैं किस बात पर हूं। जी उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने रोकी थी जनगणना, लेकिन कांग्रेस अब तो समर्थन में है, कह तो रही है हम जाति जनगणना कराएंगे। आप कब इस भूल को सुधारोगे? आप तो हमेशा ओबीसी के विरोध में रहे, जब मंडल लागू हुआ तब विरोध में रहे। आपके राज में, आपके शासन में तो दलित और पिछड़ों के सिर पे पेशाब किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में वही घटना हुई और वही घटना उत्तर प्रदेश में हुई। आपके राज्य में इतना उत्पीड़न है, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया और जनरल कैंडिडेट भर लिए गए, और वो कैंडिडेट अब प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस उन पर लाठियां बजा रही है। पिछड़े को और अल्पसंख्यक को कब बनाओगे? इन्हें यही पता नहीं है कि अखिलेश यादव भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। दूसरी बात, किस वर्ग का व्यक्ति कुर्सी पर बैठा ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस वर्ग के लिए काम कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। आपने अब देश के प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन ओबीसी के हकों की सबसे ज्यादा हकमारी प्रधानमंत्री मोदी के शासन में हुई है। आज ओबीसी राजनीति से आउट कर दिया गया है, ओबीसी के गले पे छुरे चलाए जा रहे हैं। क्या बात आप करते हो? पीडीए की आप बात कर रहे हो, गले पे छुरे चलाए जा रहे हैं। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने 2014 में क्या होता है संवैधानिक दर्जा? क्या होता है संवैधानिक दर्जा? हर की बातें मत करिए, आपके लिए हर की बातें मत करिए। यादव सिर्फ अखिलेश यादव है। कहना चाहता हूं जो मोदी मैजिक देखना चाहते थे, मैजिक से लोगों को गायब किया जाता है। अगर आपके राजस्थान में सबसे बड़े जादूगर को मोदी जी गायब कर दे, वही मोदी मैजिक है। आप 18 साल जो आप शासन चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आप उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार आ रही है और कांग्रेस बिना मुद्दों के जा रही है चुनाव लड़ने, आज तक कांग्रेस संघर्ष कर रही है, यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। इसको आपको अंदर झांकना पड़ेगा और कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं भाई 18 साल स्टेट में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, 3 तारीख से खबर करिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, एक बहुत सवाल है मेरा। देखिए आप आज देख लीजिए, मोदी जी का कहीं पर चेहरा नहीं है। आज उन लोगों का चेहरा है जो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। मगर ऐसे लोग राहुल गांधी का दिख रहा है, मुख्यमंत्री की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही। ठीक है, मोदी जी का फोटो। अरे ठीक है, अब सीज फायर थोड़ी देर कर लेते हैं। मोदी मैजिक है कि नहीं है? देखिए कोई भी चुनाव हो, एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मैंने देखा है बीते 12 सालों के अंदर। अब 2013 से यह घटनाक्रम शुरू होता है और आज 2023 यानी 10 साल हो गए इसको लगभग। नरेंद्र मोदी का मैजिक है कि नहीं है? पिछली बार 2013 के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक है। अगर देश के अंदर तो विधानसभा चुनाव जीतने चाहिए, बीजेपी वो चुनाव जीती। 2014 में मोदी मैजिक है कि नहीं है? बीजेपी चुनाव जीती। उसके बाद एक बड़ा चुनाव होता है 2017 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, वहां मोदी मैजिक है कि नहीं है? बीजेपी चुनाव जीती, तब तो योगी जी का चेहरा नहीं था।
फिर 2019, फिर 2022 और आज हम 2023 पे आ गए। वो मोदी मैजिक पे निरंतर सवाल आते हैं और हमेशा इसके जवाब दिए जाते हैं, बीजेपी के से भी, एक्सपर्ट्स के भी और विपक्ष के भी। लेकिन एक मूलतः बड़ा महत्वपूर्ण बात पर, मुद्दे पर बात गई है। लेकिन एक सवाल आप ही से सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस की प्लानिंग थी कि हम अपने बूते पर जाएंगे, अपने आप को सबसे बड़ा दिखाएंगे और इंडिया गठबंधन में फिर अपनी हम दादागिरी करेंगे, यानी पॉलिटिकल दादागिरी की मैं बात कर रहा हूं, क्या आपको लगता है उसको झटका लगेगा जिस तरह का एग्जिट पोल दिखा रहा है? जो आप मोदी मैजिक की बात कर रहे थे, इसका तो बहुत ही सटीक जवाब संजय जी ने दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तहसीन भाई ने, मैं सोच रहा था तहसीन भाई पूछेंगे। संजय जी ने कहा अगर बीजेपी जीता तो मोदी मैजिक की बात करनी चाहिए और बीजेपी हारा तो मोदी मैजिक की बात कतई नहीं करनी चाहिए। संजय जी ने कहा, आप रिपीट करके देख सुन लें। संजय जी, आप मैं गारंटी देता हूं, आप 10-10 लाख की शर्त लगाई, उन्होंने यही बोला। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर है, आप तो ऐसे नहीं कर रहे। संजय जी चले गए बोलकर, कमाल है आप लोगों मेरे पास माइक वहां से एक है जी, नहीं वो माइक है उनके पास। मैंने कहा था कि सिंपलिस्टिक एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि अगर बीजेपी हार भी जाए चारों राज्यों में तो सीधा संपर्क में संबंध ना हो कि मोदी मैजिक काम नहीं किया। और अगर बीजेपी जीत जाती है तो आप कहें मोदी मैजिक काम किया। ऐसा विश्लेषण नहीं होना चाहिए। मोदी की का अट्रैक्शन, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अट्रैक्शन अभी भी बरकरार है। और अब इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक में रिसोर्ट बुक कर लिए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आइए, क्या इस पर ताजा अपडेट है, जान लेते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा है। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब और कॉन्फ्रेंस में गवर्नर से मिले आए और वो बाड़ाबंदी की तैयारी भी उन्होंने कर ली। आंध्र प्रदेश में कोई 2 बड़े रिसोर्ट बुक करा दिए हैं। अब जहाज उड़ेंगे, वहां जाएंगे और 3 तारीख को परिणाम आएंगे तो उसमें ज्यादातर उसको रिसोर्ट को खाली करके लौट आएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। कहाँ बुक कराए रिसोर्ट? बेंगलोर बड़ा शहर है देश का। हो सकता है रिसोर्ट बुक हो गए हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। और यदि मान लो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ये कह रहे हैं और डॉक्टर साहब की बात में दम भी मान ले, तो यदि ये जो आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल का, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों सब तैयारी करेगी। और ये कोई भजन कीर्तन करने के लिए तो है नहीं, और नाम अशोक गहलोत है तो वो तो खिलाड़ी आदमी है। हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले तो वो तो माहिर है। भाजपा और बीआरएस दोनों माहिर हैं इन बातों पे। पिछले बार भी हमारा 12-16 एमएलए को खरीद लिए। अब की बार ये ड्रामा नहीं चलेगी। हम पूरे ताकतमान बन के बैठे हैं। और अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी भी जुड़ गए हैं, तो जोरदार अभिनंदन उनका भी, जोरदार तालियां उनके लिए भी। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं, लेकिन आखिरकार शहजाद पूनावाला, आप लोगों ने कितना मजबूर कर दिया है इन सबको अपने विधायक उड़ाने पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डर रहे हैं कि कहीं बीजेपी वाले लोग ना आ जाएं, ले ना जाएं, ऐसा क्या कर दिया? देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि अपने ही विधायकों के प्रति या जो जिनको टिकट दिया उनके प्रति इतना भारी अविश्वास कि ये टिकाऊ नहीं, ये बिकाऊ है कि तुरंत कोई ऑफर आएगा तो वो चले जाएंगे, तो इसलिए उनको बाड़ेबंदी में रखना। और सरकार भी तो 4.5 साल राजस्थान में ऐसी ही चली है, रिजॉर्ट से ही चलने वाली सरकार है। अब विपक्ष भी है तो रिजॉर्ट से ही चलेगा। परंतु बताइए ना कि इनके कहां विधायक गए? बीआरएस में 12 विधायक चले गए थे, तेलंगाना में कांग्रेस के विधायक। हमने तो कुछ नहीं किया था, बीआरएस चले गए थे। इसीलिए उनकी तो प्रथा है कि टिकट लेते हैं, लड़ते हैं और फिर अगले दिन कहीं और चले जाते हैं। तो इनकी तो ये प्रथा रही है, रिजॉर्ट से ही चलते हैं लोग। जी, लेकिन क्या प्रदीप भंडारी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी या जनता क्लियर कट मैंडेट देगी? देखिए, राजस्थान के अंदर अमीश जी, जनता क्लियर कट मैंडेट देगी। और जो रिवाज है राजस्थान के अंदर सरकार बदलने का, ग्राउंड पे सेंटिमेंट यही है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो महिला वोट ने ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में सरकार बनाने के चांसेस ज्यादा है। तो इस बार चांसेस बहुत कम है कि रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स चलेगी। पर ये दर्शाता है अमीश जी, जो कल तक कह रहे थे कि भाई एक तरफा वर्डिक्ट आने वाली है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, आज वो खुद 24 आवर्स बाद कॉन्फिडेंस उनका कम होते जा रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी है? कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है या तैयारी है? ये कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। मैं तो डांस करते हुए आया था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं अमीश जी, ये एक क्या बोला आपने? अमीश जी, हमारे बीच में बोले जाते हैं रिजॉर्ट में काहे तालों में बंद उसी का जवाब दे रहा हूं। 30 सेकंड। पहली बार मेरी जिंदगी में मैं सुन रहा हूं कि चोर आए और चोर से हम ना डरे।
अरे चोर आ रहे हैं ना चोरी करने, तो हम तो सुरक्षा करेंगे। ये चोर है, कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर से। तो जो चोरी कर रहे हैं ये पहली बार हो रहा है, वो चोर करे मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति, और हम अपना बचाव कर रहे हैं। या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, अरे चोरी बंद करो, हम नहीं जाएंगे रिजॉर्ट में। आप चोरी करें तो आपको रिजॉर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन सर एक लाइन, 10 सेकंड और सर, ये एक चीज मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि वोट जो होता है ये तो सीक्रेट होता है, लेकिन ये सारे लोग कह देते हैं महिलाओं का वोट आ जा रहा है, ओबीसी का वोट। ये सीक्रेट वोट में ये ऐसा कैसे होता है कि सबको पता चलता है कि किसका वोट कहां जा रहा है? भाई वोट तो सीक्रेट होता है ना। चोरी से याद आया, आपने चोरी की बात की, चोरी से याद आया, राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी के 6 से 7 विधायक थे। किसने चोरी करे, कोई बूझे तो जाने। भैया रिजॉर्ट किसने चोरी करे थे? एक वाक्य, समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के विधायक थे, किसने चोरी करे थे? वहां चोर कौन था? केवल एक वाक्य, इन्होंने किसी को चोर तो नहीं कहा, परंतु अपने विधायकों को माल समझना कि कहीं पर भी कोई आकर उनको उठाकर ले जा सकता है। और पिछली बार जब ये तथाकथित चोरी का आरोप लगाया तो इन्होंने केस किस पे किया? सचिन पायलट पर सेडिशन का केस डाला था, कि सेडिशन का केस डाला था कि सचिन पायलट चोरी कर रहे थे। जी जी, लेकिन देखिए चोरी का अनुभव तो आपको भी है, आपके विधायक भी चोरी हो गए थे, और चोरी किसने करे थे आप ही बताइए, बता दीजिए। आज दिल पे हाथ रख के, भाटी जी आपके साथ हमारा परिचय बहुत पुराना है, तो दिल पे हाथ रख के बता दीजिए मध्य प्रदेश में आपके विधायक किसने चोरी करे? पहले तो आप अपने सेंटेंस में थोड़ा सुधार करो, हमें चोरी करने का नहीं है, हमारा माल चोरी हुआ। मत आपका माल चोरी हुआ। अच्छा किसने चोरी करे थे? मध्य प्रदेश में हमारा एक ही विधायक जीता, तो आज तक भी हमारे साथ है, वो चोरी नहीं हुआ। जी जी जी। लेकिन जब कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा की सरकारें विधायकों के फेरबदल से गिराई गई थी, तब बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस वालों से धमका के पूछते थे रक्षा क्यों नहीं कर पाए अपने विधायकों की, रक्षा क्यों नहीं कर पाए? आज वो रक्षा कर रहे हैं तो भी नहीं ऐतराज है। भैया वो तो माल बचाएंगे अपना, चाणक्य की नजर है माल पे, अपना माल बचाएंगे। जी जी, शहजाद का जवाब 30 सेकंड। वैसे तो विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग की तो हमने बात सुनी है। पहली बार अगर पूरा स्तबल उठाकर चोरी करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया था। महाराष्ट्र में वोट हमें मिला था शिवसेना के साथ, उन्होंने पूरा स्तबल उठा लिया था। बिहार में वोट हमें मिला था, पूरा स्तबल उठा लिया था। तो ये तो स्टेबल चोरी करने वाले लोग हैं, और टोटी से लेकर स्टेबल तक चोरी करने की आदत किसकी है मुझे लगता है जनता को पता है। क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ के अंदर क्लियर कट कांग्रेस की सरकार आ रही है? बिल्कुल सरकार आ रही है। कारण यह है कि जो वहां के लोकल लीडर हैं उनको दरकिनार करा गया, इस वजह से जो है सरकार वहां पे बदल रही है। बदल आ रही है सरकार को। अच्छा बदल गए, आप बोल गए, गलती से बदल गए, बोल गए। अच्छा ये बताइए केजरीवाल जी का कहीं खाता खुल रहा है? भारतीय इस सवाल का जवाब, केजरीवाल जी का खाता खुल रहा है? केजरीवाल जी के वोटों के प्रतिशत में निश्चित तौर पे इजाफत तो होना ही है, माइनस तो होना नहीं है, प्लस तो होना ही है। मैं सिर्फ ये इंडिया गठबंधन का भविष्य, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन का भविष्य, भारतीय जनता पार्टी इस बार इतनी मजबूती से लड़ी है कि सांसदों को उतार के विधायकी का चुनाव लड़वा दिया है, इतनी मजबूती से लड़ी है। अच्छा इंडिया गठबंधन का भविष्य बेहतर है ना, बेहतर है। राज्यों के चुनाव में आप इंडिया गठबंधन का भविष्य तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, लोकसभा आने दीजिए, उसके बाद में आपको ठीक आप मौका दे रहा हूं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, और अमित साहब आपसे भी काफी वक्त पहले हुआ था, उसका असर जो है जो अंडर करंट था वो आपने कर्नाटक के अंदर भी था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। क्योंकि अगर ये नहीं होता, भारत जोड़ो यात्रा मैन टू मैन कनेक्शन था। पर्सनल डिबेट मत करिए प्लीज सर जी। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उस अंडर करंट एक अच्छा पॉलिटिकल पॉइंट लेके आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा। मैं प्रदीप आपकी बात आना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा का बीजेपी कितना भी नकारे, बस देयर इज द इंपैक्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना की बेल्ट हो। और कांग्रेस भी अगर मध्य प्रदेश में थोड़ी मजबूत दिखी लड़ाई के लिए, तो कमलनाथ एक बहुत बड़ा फैक्टर थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी फैक्टर रहा। लेकिन वो दिल लद गए हैं जिसमें राहुल गांधी को लाइटली बीजेपी ले सकती थी। देखिए अमीश जी, अच्छे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, लाइक्स लाना, व्यूज लाना और चुनाव में जीतना, इसमें फर्क है। भारत जोड़ो यात्रा का जो फर्स्ट अगर ट्रेलर ऑफ प्रूफ होगा, वो अगर 2024 के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को या इंडिया अलायंस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करे और उस भारत जोड़ो यात्रा में विश्वास करे और कहे कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुई है और हम राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं, तब मैं आपकी बात से अग्री करूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुई है। इस अलायंस के कोई भी सब नेता खुद जाके अगर कह दें, अगर आप माइक लेके जाओ कहे कि भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुई और हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर करना चाहते हैं, 60% अलायंस के लोग अग्री नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से
जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में वोट शेयर बढ़ा था और लोकसभा में बीजेपी की ज्यादा सीटें आई थी। इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। राहुल गांधी को अगर इंडिया अलायंस प्रोजेक्ट करेगा इस प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस, बीजेपी की 24 में सीटें बढ़ेंगी। ओके राजकुमार भाटी एट द पॉइंट। ओके, आप जिन लोगों को 5 सेकंड भारत छोड़ो का इंपैक्ट है, तो आप इनसे कहिए कि ये कहें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। भाटी जी से सफल है। आप जिन लोगों को अपने शो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाते हैं, वो झूठ क्यों बोलते हैं पार्टियों के पक्ष में? प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि बीजेपी की वोट बढ़ी, सीट बढ़ी थी, 11 सीट कम हुई थी। अरे 19 में 11 सीट कम हुई थी, आपने सीट का बीजेपी का वोट सीट भी कम हुई थी, वोट भी कम हुआ था। अरे भाटी जी थोड़ा, अरे मैं बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। चेक करके 11 सीट यूपी में बीजेपी की कम हुई थी, वोट शेयर ये उसमें तिकड़ 2019 में 2014 के मुकाबले कम हुई सीट थी 2014। वोट शेयर में तो इजाफा था। वोट शेयर इसलिए ज्यादा दिखाई देता है कि आधी सीटों पे एसपी लड़ी थी, आधी में बीएसपी लड़ी थी। अगर सारी वोट शेयर तो वोट शेयर है सर, वोट शेयर भी नहीं बढ़ा। 10 सेकंड का मुझे अमित कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप भी? कुछ भारत जोड़ो यात्रा के बाद 6 राज्यों के चुनाव हुए, 6 असेंबली इलेक्शंस, उसमें 4 बीजेपी जीती, 2 कांग्रेस जीती। तो ये कैसा इंपैक्ट है? और भारत जोड़ो यात्रा का इतना इंपैक्ट है तो पहले अखिलेश को मध्य प्रदेश में जोड़ो, फिर पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जोड़ो, और भाटी जी थोड़ा पढ़ के आए। जितना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2014 में वोट पड़ा था, उससे ज्यादा बीजेपी को 2019 में वोट पड़ा था। नहीं पड़ा था, नहीं पड़ा था, नहीं पड़ा था, 42 नहीं पड़ा था परसेंटेज 2014 नहीं पड़ा था। आपने तो ये भी कहा सीट बढ़ी थी, सीट 11 कम हुई थी। ओपन चैलेंज गूगल खोलिए, अभी गूगल खोलिए, अगर 49% वोट शेयर। अच्छा, ये वोट शेयर कैसे? अगर बीजेपी की सीटें कम हुई और सपा बसपा साथ रही तो वोट शेयर तो बड़ा ही होगा या कम हुआ है? देखिए, वोट शेयर अलग होता है और 2 दूनी 4 कभी नहीं होते। जब देखिए सपा का वोट शेयर आप देख लीजिए और उसको जोड़ लीजिए बसपा के वोट शेयर से, लेकिन बराबर नहीं हुए थे। तो जो 2019 का प्रदीप भाई बता रहे हैं, वोट शेयर बढ़ गया था, नो डाउट सीट कम हो गई थी, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। ये सीट की बात कर रहे हैं, वो वोट शेयर की बात। जी। लेकिन मैं दोबारा आता हूं और मैं छत्तीसगढ़ के ऊपर प्रदीप भंडारी आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है, अभी एक एग्जिट पोल आया है जो बीजेपी को 42 और कांग्रेस को 45 से 47 सीटें दिखा रहा है, क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ इज अ क्लोज कॉल ऑन 3rd of December? छत्तीसगढ़ एक क्लोज कॉल है, बट कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में एज है। भारतीय जनता पार्टी अपने बेस्ट सिनेरियो में 16 जो सीटें हैं वो क्लोज मार्जिन सीट से, अगर वो 70% वो सीट जीत जाती है तो वो 45 का आंकड़ा छू सकती है। अगर बीजेपी 42 सीट्स भी लेके आ जाती है तो 2 सीट्स जो है जेसीसी के पास आ रही है और एक बीएसपी के पास आ रही है, तो विच कम्स डाउन टू कांग्रेस पार्टी 45-44 पाएगी। तो मैं ये डिस्काउंट नहीं कर रहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार नहीं बना सकती, बट कांग्रेस पार्टी को एज है अमीश जी। और मैं अमीश जी समय यहां समाप्त हो रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस स्टूडियोज में आए, आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 3 दिसंबर को नतीजे हमारे ही नेटवर्क के साथ देश की जनता देखेगी, जो सबसे प्रमाणिक नेटवर्क है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, व्यूअर्स का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार के चुनाव किसी पार्टी को मजबूत करे ना करे, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।